यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गुंजन पाठ 4। ये कविता है, इस कविता का नाम है एक बूंद। और इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ओके, ये कविता एक बूंद हमें यह बताती है कि बारिश की एक बूंद जब अपने घर से अर्थात जब बादलों से निकलती है तो वो अपने बारे में क्या सोचती है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले है बातों बातों में। क्या आप जानते हो कि बड़े होकर क्या बनोगे? तो बच्चों, सभी बच्चे ये सोचते हैं कि हम बड़े होकर, कोई सोचता है कि डॉक्टर बनूंगा, कोई सोचता है इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है साइंटिस्ट बनूंगा, कोई एस्ट्रोनॉट कहता है, कोई पायलट कहता है। लेकिन उस सबसे पहले हम कहेंगे कि हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। ओके, उसके बाद हम अपने लक्ष्य के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट, क्या आप जो सोचते हो वही होता है? बच्चों, ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम किसी कार्य को मेहनत और लगन से करते हैं, तो हम जो सोचते हैं उसको पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा है कि आप डॉक्टर बनेंगे या साइंटिस्ट बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या कोई टीचर बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, तो उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी और घर से निकलना पड़ेगा। अर्थात बच्चे, जब भी हमें कुछ प्राप्त करना होता है ना, तो हमें सुख सुविधाओं को छोड़ना होता है, तभी हम उन चीज़ों को प्राप्त कर पाते हैं। और तभी जो हम सोचते हैं उनको अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इस कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से मनुष्य को जीवन में उपलब्धियां हासिल करने के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी है। अर्थात कवि क्या कहते हैं इस कविता में? इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देते हैं कि अगर हमें जिंदगी में, अपने जीवन में कामयाबी हासिल करनी है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, अपने अंदर लगन और जुनून पैदा करना होगा। ठीक है, तभी हम जो है अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जैसे बूंद बादल से अलग होकर एक सीप में गिरी और मूल्यवान मोती बन गई। अब बारिश की जो एक बूंद है बेटा, जब वो समुद्र में पड़े हुए सीप के मुंह में गिरती है, तो वो क्या बन जाती है? मोती। मोती जो होता है ना बच्चे, बहुत कीमती होता है, बहुत मूल्यवान है, उसकी कीमत बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो मतलब उसको कीमती बनने के लिए क्या करना पड़ा? वो सीप के मुंह में गिरा, तभी उसकी कीमत जो थी वह मूल्यवान बना, उसकी कीमत बढ़ी। तो इस कविता के माध्यम से भी कवि हमें यही संदेश देना चाहता है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हम अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आइए कविता का सात स्वर उच्चारण करते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद, कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं करी। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं बच्चों? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि बूंद क्या सोच रही है? जो निकलकर बादलों की गोद से, वो क्या कहती हैं कि जब मैं बाद अपने घर से निकली, अपना घर, उसका घर क्या है बेटा? बादल। तो वो कहती है कि जो मैं बादलों की गोद से, यानी कि बादलों से निकली, भी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, यानी कि बादलों से निकलकर मैं थोड़ा ही आगे बढ़ी थी,
तो वो क्या सोचती है? सोचने फिर यही जी में लगी, आहा क्यों घर छोड़ मैं यूं कड़ी। क्या सोचती है? जी, यहाँ पर जी का अर्थ है मन। ओके, जी का अर्थ होता है मन, और कड़ी, कड़ी का अर्थ होता है निकलना। तो वह बादलों की बूंद क्या सोचती है कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकली हूँ, कि मुझे क्या जरूरत थी। वो कब सोचती है? जब वो बादलों से अलग होती है, यानी कि जब एक बूंद बादल से अलग होकर पृथ्वी नीचे, मतलब पृथ्वी की ओर पहुंचने लगती है, तो वह क्या सोचती है कि मैं अपना घर छोड़कर, घर से क्या अभिप्राय है यहाँ पर, मतलब बादलों को छोड़कर क्यों निकली हूँ, यानी कि मुझे क्या जरूरत थी, क्यों मैं अपना घर छोड़कर निकली हूँ। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। अब देखो, इन पंक्तियों में कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय क्या समझाते हैं। देव, देव का यहाँ पर अर्थ होता है बेटा भगवान। ओके, देव का अर्थ होता है भगवान ईश्वर। वो भगवान से प्रार्थना करती हैं। क्या क्या कहती है? ददा का अर्थ होता है बेटा लिखा। वो कहती हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे किस्मत में क्या लिखा है, मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। वो कहती हैं कि मैं बादलों से निकल तो पड़ी हूं, अब मुझे यह नहीं पता कि मैं बादलों से निकलने के बाद क्या करूंगी, मैं बचूंगी या धूल में मिलकर नष्ट हो जाऊंगी। फिर क्या कहती हैं, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। वो क्या कहती हैं कि या मैं किसी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाऊंगी। अंगारा क्या होता है बेटा? जब हम कोयले को जलाते हैं तो जलने के बाद वो लाल लाल सा हो जाता है, तो वो अंगारा बन जाता है। वो कहती है, कौन कहती है? ये बूंद। बूंद के माध्यम से कवि हमें समझाते हैं कि बूंद यह सोच रही है कि जब मैं अंगारे पर गिरूंगी तो क्या होगा, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, कि जब मैं किसी अंगारे पर गिरूंगी तो क्या मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, चू पड़ूंगी मतलब टपक पड़ूंगी, टपक पड़ना मतलब गिर जाना। वो कहते हैं चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या मैं कमल के फूल पर टपक पड़ूंगी, गिर पड़ूंगी। ठीक है, मैं इन दोनों पद्यांशों का दोबारा से आपको एक बार भावार्थ बताती हूँ, ध्यान से सुनिए बेटा, फिर हम आगे चलेंगे। जो निकलकर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ मैं यूं कड़ी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब एक बूंद बादलों से निकलकर, यानी कि अपने घर से निकलती है, तो वो क्या सोचती है कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकली हूँ, अर्थात बादलों को छोड़कर क्यों निकली हूँ। आगे पंक्तियों में क्या कहते हैं कवि, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हमें समझाते हैं, दैव मेरे भाग्य में, यानी कहता है कि दैव मतलब यहाँ पर दैव का अर्थ है बेटा परमात्मा ईश्वर। वो ईश्वर से पूछती है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे भाग्य में है क्या बदा, बदा मतलब लिखा हुआ। कहती है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। कहती है क्या मैं बचूंगी या धूल में मिलकर नष्ट हो जाऊंगी, समाप्त हो जाऊंगी। कौन सोच रही है ये? धूल। किससे कह रही है? भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से। क्या कह रही है कि मैं जो है अगर घर छोड़कर निकली हूं तो क्या मेरे भाग्य में लिखा हुआ है,
मैं बचूंगी या धूल में मिलकर नष्ट हो जाऊंगी। अगली पंक्तियों में कहते हैं, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। अब एक बूंद क्या सोचती है कि या जलूंगी, अंगारे के ऊपर, अंगारा होता है बेटा कोयला, जब हम कोयले को जलाते हैं तो वो अंगारा बन जाता है। ठीक है, वो कहती है या मैं अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाऊंगी, नष्ट हो जाऊंगी। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। चू पड़ूंगी का अर्थ होता है टपक पड़ूंगी, यानी कि जब वो बूंद अंगारे पर गिरती है तो वो कहती है कि मैं नष्ट हो जाऊंगी, भस्म हो जाऊंगी। लेकिन वो कहती है कि अगर मैं कमल के फूल पर गिरूंगी तो क्या होगा, यानी कि अगर आग के अंगारे पर गिरती हूँ तो भस्म हो जाती हूँ, चूप पड़ूंगी या कमल, या मैं किसी कमल के फूल पर टपक जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। अब इन पंक्तियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं, बह गई यानी कि जब वो आसमान से, बादल से नीचे आ रही थी तो उस समय क्या हुआ, अचानक बह गई उस काल एक ऐसी हवा, यानी कि उस समय तेज हवा का झोंका आया, वह समुद्र और आई अनमनी। तो क्या हुआ बच्चों, जब हवा का झोंका आया तो वह समुद्र में की तरफ मुड़ गई, यानी कि जब हवा का झोंका आया तो हवा के झोंके से वह समुद्र की तरफ आ गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। अब इन पंक्तियों में कविवर कहते हैं कि जब हवा के झोंके से वो समुद्र की तरफ आई तो वो क्या देखती है कि एक सीप, सीप का मुंह खुला हुआ था। ठीक है, तो जब एक सीप का मुंह खुला हुआ था, वो उस सीप के मुंह में गिरी और सीप के मुंह में गिरते ही मोती बन गई। मोती बच्चों बहुत ही कीमती होता है और बहुत मूल्यवान होता है। तो जब देखो एक बूंद अपने बारे में इमेजिनेशन करती है कि अगर वो अंगारे पर गिरेगी तो भस्म हो जाएगी, और अगर धूल में गिरेगी तो नष्ट हो जाएगी, कमल फल खिले फूल पर खिलेगी तो बच जाएगी। लेकिन अगर वही बूंद सीप के मुंह में जाती है तो एक मूल्यवान मोती बन जाती है। तो बच्चों जब हवा का झोंका आया, हवा के झोंके से वो एक बूंद समुद्र की ओर मुड़ी, और जैसे ही समुद्र की तरफ गई तो समुद्र के अंदर एक सीप का मुंह खुला हुआ था, वह उस सीप के मुंह में जाकर गिर गई, यानी कि वो कीमती मूल्यवान बन गई, मूल्यवान मोती बन गई। लोग जो ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लोग कुछ और ही देता है कर। अब इन पंक्तियों में कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी समझाते हैं, क्या कहते हैं, लोग जो ही है झिझकते सोचते, कहते हैं कि जब लोग अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलते हुए झिझकते हैं, सोचते हैं क्या, कि अगर वो घर छोड़कर जा रहे हैं कि वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मतलब वो असमंजस में होते हैं। ठीक है, तो वो समझते हैं कि अगर उन्हें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है तो उन्हें भी अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार बूंद अपना घर छोड़कर एक सीप के मुंह में गिरकर मूल्यवान मोती बन जाती है, यदि हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो हमें भी अपना घर छोड़कर निकलना पड़ेगा। तभी हम अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त
कर पाएंगे। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। क्या कहता है? अक्सर क्या होता है? प्राय। और लो क्या होती है? समान। कहता है किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें, यानी कि उनको अपने घर को छोड़ना अक्सर मतलब प्राय, ठीक है, बूंद लो कुछ और ही देता है कर, कि वो एक बूंद के समान जो है अपना घर छोड़कर जब वो निकलते हैं तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। मैं एक बार इन दोनों पैराग्राफ्स को दोबारा से समझा देती हूँ बेटा, ध्यान से सुनिए। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। इन पंक्तियों में कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी समझाते हैं कि बह गई उस काल के उस समय एक हवा का झोंका आया और मैं अनमनी, अनमनी होता है बेमन से, और मैं बेमन से समुद्र की ओर चली गई। और समुद्र में जाने के बाद क्या हुआ कि एक सीप का मुंह खुला हुआ था और मैं उस सीप के मुंह में जाकर गिरी और एक मूल्यवान मोती बन गई। यानी कि ना तो वो बूंद नष्ट हुई, ना वो भस्म हुई, ना ही वो धूल में मिलकर उसने अपना वजूद खत्म किया। उसने क्या किया? वो हवा के झोंके से समुद्र की तरफ मुड़ी, यानी कि उसका मन अनमन ही होता है बेमन से, यानी कि उसका मन नहीं था समुद्र की तरफ जाने के लिए। उसको पता था कि अगर मैं समुद्र में गई तो पानी में खो जाऊंगी, लेकिन जब वो समुद्र की तरफ जाती है तो वहां समुद्र के अंदर एक सीप का मुंह खुला हुआ होता है, और जब वह उस सीप के मुंह में गिरती है तो एक मूल्यवान मोती बन जाती है। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जो कि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। कहता है कि जब मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है तो उसे घर छोड़कर निकलना ही पड़ता है। कहते लोग वैसे ही घर से निकलते हुए झिझकते हैं और सोचते हैं कि हम घर से निकल रहे हैं कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। तो बच्चों, अपना लक्ष्य हम प्राप्त तभी कर सकते हैं जब हम किसी काम को या अपनी पढ़ाई को पूरी लगन और मेहनत से करेंगे तो एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। जिस प्रकार बूंद भी अपने घर से निकलती है और घर से निकलती है सोचती है कि वो घर से क्यों निकली, लेकिन जब वो आगे बढ़ती है हिम्मत करके तो वो एक समुद्र में खुले हुए सीप के मुंह में चली जाती है और मूल्यवान मोती बन जाती है। उसी प्रकार यदि हम मेहनत करेंगे, लगन से अपना कार्य पूरा करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, तो हम भी अवश्य एक दिन अपनी लक्ष्य को, अपनी जीवन में जो हम बनना चाहते हैं उसको प्राप्त कर पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो बच्चों, आज हमने कुंजन पाठ 4 कविता एक बूंद का 7 स्वर उच्चारण किया और उसके भावार्थ को समझा। धन्यवाद।